हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। इसके रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। एंड दिस वीडियो इज नॉट द बेसिक वन। ये रीसेंट अपडेट्स के हिसाब से है, जो 2025 में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अपडेट एप्लीकेबल हुए हैं उसके हिसाब से। एंड इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। तो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज अ कमर्शियल बैंक इज इन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग इट्स एएनबीसी यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट को कैलकुलेट करने वाला है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स। The bank's management considers excluding the value of bills purchased and discounted under the letter of credit, arguing it is an interbank exposure. Based on regulatory guidance, is this exclusion permissible for the ANBC calculation? तो एएनबीसी की कैलकुलेशन के लिए ये जो एक्सक्लूजन है बताया गया है यहाँ पर बैंक के द्वारा कि ये तो इंटर बैंक एक्सपोजर है, तो क्या ये एक्सक्लूजन मान्य होगा रेगुलेशंस के हिसाब से या नहीं होगा, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। सी, ऑप्शंस को देखते हैं। यस, इट इज अलाउड एज इट इज ट्रीटेड एज एन इंटरबैंक एक्सपोजर फॉर द कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो, ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि ये एक्सक्लूजन अलाउड एक्चुअल में नहीं है। बिकॉज एक क्लियर डिस्टिंक्शन है बिटवीन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कंपटीशन। एक डिफरेंस रहता है दोनों चीजों के केस में। कैपिटल रिक्वायरमेंट के केस में इंटरबैंक एक्सपोजर फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इंटरबैंक एक्सपोजर फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इनका कैलकुलेशन का तरीका जो होता है वो अलग अलग रहता है। ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इट सेज दैट नो, दिस अमाउंट must be included in bank credit in India and cannot be excluded from the ANBC calculation. So absolutely this is correct. This statement is correct. Option B is correct over here. राइट? जो क्लैरिफिकेशन है वो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बताई जाती है। जो गाइडलाइन उसमें बताया गया है कि जो बिल परचेज डिस्काउंटेड या नेगोशिएटेड होते हैं अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, उनको इंटर बैंक एक्सपोजर कैलकुलेट किया जा सकता है अगर आप एक्सपोजर को एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर रहे हो। एंड लेकिन इनको अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैलकुलेशन करें तो उस पर्पज के लिए हम इनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। क्रेडिट जो होता है वो अल्टीमेटली एक्सटेंड किया जा रहा है बैंक के द्वारा बोरोर कंस्टिट्यूएंट को, राइट? एलसी इशूइंग बैंक को नहीं दे रहे हो फॉर दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में तो इसको शामिल हम करेंगे ही करेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 2। A bank analyzing its priority sector lending performance in District 3, which is having a higher weightage of 125% of incremental credit. In 23-24, the bank's average PSL achievement was 75 crore. In 24-25, it declined to 60 crore. How will the weight incentive framework affect the bank's net overall priority sector lending achievement for this district in 24-25? तो ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा है। क्वेश्चन में सिंपली बताया गया है कि हायर वेटेज जो एरिया है उसमें ये फॉल कर रहा है। 125% का इंक्रीमेंटल वेटेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कि पहले ये 75 करोड़ था 23-24 में, उसके बाद ये 60 करोड़ का हो गया। तो 24-25 में किस तरह से इफेक्ट होगा उसके बारे में वी नीड टू आंसर। यानी कि 24-25 में इट डिक्लाइंड, राइट? 24-25 में इट डिक्लाइंड। पहले ये 75 करोड़ था लेकिन अब ये कम हो गया हुआ है, तो कैसे फिट करेगा? द अचीवमेंट विल बी रिड्यूस बाय अ वेटेज पेनल्टी ऑफ -18.75 करोड़। तो जो आपका इंक्रीज पहले आपने बेनिफिट लिया था, क्या उसको डिक्रीज कर देंगे? द बैंक्स अचीवमेंट विल बी कैलकुलेटेड एज 125% ऑफ द करेंट ईयर्स अचीवमेंट। या फिर द नेट ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग will remain rupees 60 crore because the weight incremental credit is zero when there is a decline, right? So option C जो है that is absolute the right answer। यानी कि जब डिक्लाइन होता है तब जो वेट एवरेज आपका इंक्रीमेंट होता है वो जीरो कंसीडर होता है, उसको हम माइनस नहीं कर देते जो आपने पहले इंक्रीज किया था। सो ये बेसिक कंसेप्ट है जो एज आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। सो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करें, राइट? चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड इट सेज अ बैंक सेल्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। तो एक बैंक जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सर्टिफिकेट्स को बेच रहा है, राइट? अगेंस्ट अ पोर्टफोलियो ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स। A year later, an RBI inspection reveals that a significant portion of these underlying loans were misclassified and are not eligible for the PSL status. What is the regulatory consequences of this discovery for the banks involved in the PSLC transaction?
तो लेट्स टेक द केस कि यहाँ पर दो बैंक है, एक है बैंक ए और दूसरा है बैंक बी, राइट। तो ये है बैंक ए, ये है बैंक बी और इसके पास था एग्रीकल्चर लोन का पोर्टफोलियो एंड इसने यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सेल कर दिए टू द बैंक बी। अब आफ्टर दैट पड़ गया कि 1 साल के बाद हुई इंस्पेक्शन एंड दे फाउंड आउट कि ये तो क्लासिफिकेशन सही नहीं थी, दैट वाज नॉट कूल एट ऑल, राइट, दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट गुड, राइट। अब उस केस में बैंक बी के ऊपर एंड ए के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस है, दैट वी नीड टू आंसर। ऑप्शंस को देखते हैं। द पीएसएलसी बायर्स पीएसएल अचीवमेंट विल बी रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड। जो पीएसएलसी बायर पीएसएल अचीवमेंट थी उसको रेट्रोस्पेक्टिवली आप कम कर दोगे एंड उनके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी, यानी कि बैंक बी के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। तो ये तो गलत है, ये तो चीज नहीं होगी बिकॉज गाइडलाइंस क्लियरली कहती हैं कि अगर मिस क्लासिफिकेशन होती है सेलर के द्वारा, राइट, जिसका ओरिजिनेशन हुआ था एंड जिसने लोन को सर्टिफाई किया था, तो पेनल्टी भी तो उसको लगनी चाहिए, दूसरे को थोड़ा ना लगेगी। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, ठीक है, इट सेज द रिस्क इज शेयर्ड इक्वली। रिस्क ऐसा नहीं होता कि शेयर इक्वली होता है, उसने तो ये सोच के खरीदा कि हाँ भाई सही क्लासिफिकेशन होगी, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी, the misclassifications will be reduced from the achievements of the PSLC seller bank only with no risk to the buyer, absolutely correct. Option C is the correct answer. Question number 4 पर चलते हैं। It says a bank provides a loan. A bank provides a loan to a private limited company for an eligible PSL activity. तो बैंक प्रोवाइड करता है एक लोन को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक एक्टिविटी के लिए जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैलकुलेशन के लिए बेसिकली एलिजिबल है। वन ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर्स बिलोंग टू अ स्पेसिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी। जो कंपनी का एक डायरेक्टर है वो बिलोंग करता है स्पेसिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी को, राइट। कैन द बैंक क्लासीफाई द लोन अंडर द वीकर सेक्शन कैटेगरी बेस्ड ऑन द डायरेक्टर स्टेटस। तो क्या डायरेक्टर के स्टेटस के ऊपर क्या वीकर सेक्शन में लोन को डाल सकते हैं? यस इट कैन बी डन, नो इट कैन नॉट बी डन। तो पहली तो चीज है कि नो इट कैन नॉट बी डन, जायज बनता ही नहीं है, कंपनी इज अ डिफरेंट लीगल एंटिटी, राइट। तो ऑप्शन बी या डी करेक्ट है। ऑप्शन बी इट सेज कि no, because the company has a separate legal entity and the loans it cannot be classified for the based on the community of its directors. Absolutely correct. ये चीज मैंने आपको बताई है कि लीगल एंटिटी डिफरेंट है तो उसको क्लासीफाई कैसे कर देंगे। तो अगर तो कंपनी सेम लीगल एंटिटी होती तो डेफिनेटली हम कर सकते थे, अदरवाइज तो ना कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5. A large commercial bank has a policy of providing housing loan to its employees on the same commercial terms and interest rates that are offered to the general public. ठीक है, तो एक बड़ा कमर्शियल बैंक है, सेम रेट एंड सेम कंडीशंस के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है जो पर्टिकुलर प्रोवाइड किया जा रहा है जनरल पब्लिक को। द बैंक वांट्स टू क्लासिफाई दीज लोन्स अंडर द हाउसिंग कैटेगरी of the priority sector lending. According to the priority sector guidelines, is this classification permissible? तो क्या ये क्लासिफिकेशन जो होगी वो परमिसिबल मानी जाएगी? अब अदरवाइज अगर हम देखें तो जो लोन दिए जाते हैं टू द स्टाफ उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल नहीं कर सकते, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हम शामिल नहीं कर सकते हैं एज पर द गाइडलाइन। बट इस केस में सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है या नहीं है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो आंसर इज बेसिकली, पहली चीज तो ये है जो मैंने आपको बताई कि चाहे इंटरेस्ट रेट सेम हो चाहे ना हो, राइट, जो गाइडलाइंस हैं वो अनइक्विवोकल हैं, यानी कि हाउसिंग कैटेगरी में जो हाउसिंग लोन बैंक के खुद को एम्प्लॉय को दिए जाते हैं बैंक के द्वारा, वो एलिजिबल नहीं हो सकते फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सो ऑप्शन बी को अगर ध्यान से देखो, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, अभी हम क्लासिफिकेशन की बात करें, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें, सो 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, ठीक है। आप किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पहली कैटेगरी है 50 लाख एंड अबव। दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज रिलेटेड टू 10 लाख टू 50 लाख एंड तीसरी जो कैटेगरी है दैट्स रिलेटेड टू जहां पर पॉपुलेशन आपकी 10 लाख से कम है। सो वन इट्स रिलेटेड टू जहां पर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम। सो वन इज द केस जहां पर पॉपुलेशन जो है दैट इज ग्रेटर देन 50 लाख या उससे ज्यादा है, उसके बारे में है। दूसरा जो है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू जहां पर पॉपुलेशन जो है 10 लाख या फिर लेसर देन 50 लाख तक है, वो कंडीशन है। तीसरा है जहां पर पॉपुलेशन जो है वो अप टू सॉरी दैट इज बेसिकली बिलो, दैट इज लेसर देन 10 लाख, ठीक है। तो मैक्सिमम लोन लिमिट जिसको शामिल कर सकते हो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वो कितना है? जहां पर पॉपुलेशन 50 लाख है उससे ज्यादा है वहां पर लिमिट भी 50 लाख की है। देयर द लोन लिमिट इज, मैक्सिमम लोन लिमिट जो है वो 50 लाख की लिमिट है। जहां पर 10 से 50 लाख है वहां पर 45 लाख है।
और जहां पर 10 लाख से कम है वहां पर लोन जो है 35 लाख का दिया जा सकता है। और इस केस में जो मैक्सिमम कॉस्ट हो सकती है, मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द डिवेलिंग यूनिट, ये तो मैक्सिमम लोन अमाउंट है ना, सेकंड वाला तो मैक्सिमम जो कॉस्ट हो सकती है फॉर दिस केस इट इज 63 लाख, फॉर द सेकंड सिनेरियो इट इज 57 लाख एंड फॉर द थर्ड सिनेरियो इट इज 44 लाख। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो डेफिनेटली द पर्सन इज एलिजिबल फॉर द हाउसिंग लोन कैटेगराइजेशन, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज हो जाएगा, राइट। अगर लोन रिपेयर की बात करें, लाइक आपने डैमेज जो ड्वेलिंग है उसको आपने रिपेयर करवाना है, तो उसके केस में लोअर कैप्स है, यानी कि लेट्स से जहां पर हम बात करें 50 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, 50 लाख की पॉपुलेशन है, वहां पर 15 लाख तक का लोन जो है वो शामिल होता है, राइट, वो अलग क्राइटेरिया है। अभी मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया, वो फर्दर क्वेश्चन में कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A bank plans to enhance its priority sector lending portfolio by lending to registered NBFCs। यानी कि बैंक जो है वो अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पोर्टफोलियो जो है उसको इनहांस करना चाहता है। अब इस केस में क्या करेंगे, वो रजिस्टर्ड एनबीएफसीज को लेंडिंग करेंगे अदर देन द माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पस ऑफ ओन लेंडिंग टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ओन लेंडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर एनबीएफसी है, और बैंक जो है वो लोन देगा एनबीएफसीज को, ठीक है। तो हेयर वी आर हैविंग द बैंक एंड यहाँ पर है एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी है अदर देन एमएफआई, इनको पैसे देगा और फर्दर बैंक जो है वो लेंड करेगा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, राइट। हियर इज द सिनेरियो, व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट प्लेस्ड ऑन द बैंक फॉर सच लेंडिंग टू बी एलिजिबल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है उसके बारे में वी नीड टू आंसर। ऑप्शन 8 से 10% ऑफ द बैंक्स टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट 10% की है, या फिर 5% की है ए एन बी सी के रिलेटेड, या फिर कंबाइंड लिमिट है 20 लाख रुपए पर बोरर के हिसाब से, या फिर इट्स रिलेटेड टू 5% ऑफ द बैंक्स टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सो जो लिमिट है ऑन लेंडिंग से रिलेटेड दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू कि जिसमें एनबीएफसी को आप लेंडिंग कर रहे हो, जिसमें एचएफसी को भी लेंडिंग कर सकते हो ऑन लेंडिंग पर्पस के लिए, ताकि क्लासिफिकेशन आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हो जाए। सो दैट इज द ओवरऑल लिमिट ऑफ 5% ऑफ द इंडिविजुअल बैंक्स टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इट सेज अ बैंक इज असेसिंग इट्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग परफॉर्मेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल के लिए अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग परफॉर्मेंस को असेस कर रहा है। इट हैड एन एक्सेस इन पीएसएल अचीवमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो एक्सेस इन अचीवमेंट थी फर्स्ट क्वार्टर में, शॉर्टफॉल इन द सेकंड वन एंड अ लार्जर एक्सेस इन द थर्ड वन एंड अनदर शॉर्टफॉल इन द फोर्थ क्वार्टर। According to the regulatory norms, how is the final annual shortfall or excess for the year is determined? तो excess या shortfall किस तरह से determine किया जाएगा? That we need to answer. The position as of the last reporting date March 31st is considered the final achievement for the year. तो क्या फाइनल अचीवमेंट उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं? नो। देखो जो गाइडलाइंस है वो मैंडेट करती हैं इस चीज को कि मॉनिटरिंग जो होगी वो क्वार्टरली बेसिस पर होगी एंड फिर उसके बाद एवरेजिंग करी जाएगी रिजल्ट का, यानी कि ईयर एंड फिगर को नहीं देखेंगे हमेशा, हम एवरेजिंग के हिसाब से चलेंगे। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। Option B, the shortfall from the four quarters are added up and the excess are ignored. This is also not the case. Both shortfall and excesses are ignored, right? Average calculation करनी होती है. A simple average of shortfall or excess from all the four quarters is calculated to arrive the final figure. So option C is absolutely correct, right? Let's move to the question number 8. The priority sector lending framework treats export credit differently. जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एक्सपोर्ट क्रेडिट है that basically treats differently based on the type of the bank. For a domestic commercial bank, export credit other than agriculture and MSME is capped. अगर मैं डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक की बात करता हूं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो अदर देन एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई है उसको कैप किया गया है, वेयर एज फॉर द फॉरेन बैंक विद फ्यूअर देन 20 ब्रांचेस the treatment is significantly different. What is the specific guidelines for this for this type of foreign bank? तो फॉरेन बैंक के लिए क्या गाइडलाइंस है, किस तरह से वो डिफरेंट है, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। सी, फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, राइट, 20 से कम है, उनको परमिट किया गया है कि वो एक्सपोर्ट क्रेडिट को अपना पीएसएल अचीवमेंट का पार्ट मान सकते हैं, ठीक है।
अप टू अ मच लार्जर कैप, अगर हम डोमेस्टिक बैंक के साथ कंपेयर करें तो, राइट। यानी कि ऐसे जो फॉरेन बैंक्स होंगे जहां पर ब्रांचेस 20 से कम है, उनको अलाउ किया गया है कि वो अपने एक्सपोर्ट क्रेडिट को अपने एएनबीसी का 32% तक का पार्ट जो है उसे कंसीडर कर सकते हैं फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर्पसेस, राइट। अब अगर हम बात करें रिलेटेड टू द डोमेस्टिक बैंक्स, यानी कि वो डोमेस्टिक बैंक्स जो हमारे अपने बैंक है वो हो गए, या फॉरेन बैंक्स जहां पर ब्रांचेस 20 या उससे ज्यादा है, तो उसके केस में इंक्रीमेंटल क्रेडिट कंसीडर कर सकते हो। पिछले साल के इंक्रीमेंटल क्रेडिट से आप सिर्फ 2% तक का पार्ट एएनबीसी का कंसीडर कर सकते हो इन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। लेकिन जहां पर ब्रांचेस 20 से कम है, वहां पर एएनबीसी का एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर, उसका 32% तक का पार्ट वी कैन काउंट टुवर्ड द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की तरफ हम मान सकते हैं, ठीक है। तो accordingly let's have a look at the options. Export credit is not considered a priority sector for them. That's not the scenario even. Export credit can constitute up to 32% of their ANBC or COBSC with at least 8% directed toward the other priority sectors. Absolutely correct. बिल्कुल सही है, 8% तो दूसरी तरफ ही जाएगा ना। सो बेसिकली यही तो फंडा है यहाँ पर कि 32%, 40% उनका टारगेट है। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट कितना है? 40% का है। 40% में से 32% आप एक्सपोर्ट क्रेडिट में कर भी देते हो, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन 8% तो बाकियों को करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 9। It says a bank sanctions a loan of rupees 15 crore for building a multi-specialty hospital in tier 3 city. तो बैंक सैंक्शन करता है एक 15 करोड़ रुपए का लोन, टीयर 3 सिटी में सैंक्शन करते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बनाने के लिए। द बोरोर एंटिटी आल्सो मीट्स द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ अ मीडियम एंटरप्राइज। हाउ कैन द बैंक क्लासिफाई दिस लोन अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फ्रेमवर्क टू ऑप्टिमाइज द टारगेट अचीवमेंट? अपनी टारगेट अचीवमेंट को मैनिफेस्ट करने के लिए किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं? देखो, अगर लोन दिए जाते हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, लाइक फॉर हॉस्पिटल पर्पसेस, क्लिनिक्स के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए, वो भी टीयर 2 से लेकर के टीयर 6 के लिए। दिस इज नॉट ओनली फॉर टीयर 3, बट अगर आप लोन सैंक्शन कर रहे हो हेल्थ केयर से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड, वो भी टीयर 2 से लेकर के टीयर 6 कैटेगरी के लिए, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किए जा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कैटेगरी है उसमें शामिल किया जा सकता है। अब जो लोन लिमिट है वो कितनी है? लोन लिमिट होती है अप टू ₹10 करोड़ पर बोरर, 10 करोड़ तक की लिमिट होती है पर बोरर के हिसाब से, अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वो बनाते हैं। एंड अगर हम एमएसएमई की बात करें, क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ पर जो बोरर एंटिटी है दैट इज सेड टू बी कि वो एक मीडियम एंटरप्राइज है, दैट्स अ मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की गाइडेंस के हिसाब से जो भी लोन दिए जाते हैं एमएसएमईज को एज पर द एमएसएमईडी एक्ट, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट है आपका, राइट, उसके हिसाब से अगर आप लोन देते हो तो आप बिना किसी कैप के उसको शामिल कर सकते हो एमएसएमई लेंडिंग में, राइट। अब हमने अपना ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है। अब अगर हम इसको शामिल करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर शामिल करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पर कैप कितनी है? 10 करोड़ की कैप है, वहां पर सिर्फ 10 करोड़ शामिल होगा। लेकिन अगर हम इसको क्लासीफाई करते हैं एमएसएमई में, तो 15 करोड़ का 15 करोड़ आपका एलिजिबल हो जाएगा फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो डेफिनेटली हम इसको एमएसएमई में शामिल करेंगे। तो इट मस्ट बी क्लासिफाइड अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बट इट विल एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ 12 करोड़। जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है 12 करोड़ की, उससे एक्सीड कर देगा, राइट, बिकॉज बैंक हैज एन ऑल्टरनेटिव, बैंक के पास ऑल्टरनेटिव है, तो ये तो सही नहीं है, और वैसे भी लिमिट सही नहीं बताई गई यहाँ पे। ऑप्शन बी सेज इट मस्ट बी क्लासिफाइड एज एमएसएमई कैटेगरी ओनली। किसको क्लासिफिकेशन एमएसएमई कैटेगरी के अंदर कर चाहिए? बैंक के पास चॉइस अवेलेबल है, कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। द बैंक कैन चूज टू क्लासिफाई इट इन द आइदर एमएसएमई कैटेगरी और द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी बट नॉट द बोथ। शामिल कर सकता है लेकिन दोनों में शामिल नहीं कर सकता है, दैट्स द केस। द बैंक कैन क्लासिफाई ₹12 करोड़ की 12 करोड़ जो है आप क्लासिफाई कर दो किसमें? 10 करोड़ क्लासिफाई कर दो आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और फिर 3 करोड़ कर दो आप एमएसएमई कैटेगरी में, दैट इज आल्सो नॉट द करेक्ट फंडा। वो भी करेक्ट नहीं है, दैट इज आल्सो नॉट द करेक्ट। एंड यहाँ पर ना एक चीज को मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, राइट, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कि अगर तो आप स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देते हो, राइट, इन पर्पज के लिए लोन देते हो, फिर तो वो बेसिकली टीयर 1 से रिलेटेड है, अगर फिर तो 8 करोड़ की लिमिट है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोन देते हो टीयर
2 से लेकर के टीयर 6 में, तो लिमिट जो है दैट इज 12 करोड़, वो 12 करोड़ की लिमिट है, 10 करोड़ की नहीं है, वो 12 करोड़ की लिमिट है। तो यहाँ पर क्या ये शामिल कर सकते हैं कि 12 करोड़ को शामिल कर ले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में और 3 करोड़ को शामिल करते हैं पर्टिकुलर केस में? दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड। वो चीज अलाउड नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड, राइट? एंड अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें एमएसएमई के केस में, तो बैंक जो है, बैंक अगर लोन देता है एमएसएमई को, जो बेसिकली डेफिनेशन दी गई है एज पर द गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली उसको शामिल किया जाएगा, किसमें? एमएसएमई में शामिल किया जाएगा। एंड एमएसएमई के केस में अगर आप किसी स्टार्टअप को लोन देते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एमएसएमई, राइट? एंड इफ वी गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप, तो लिमिट क्या है? 50 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ तक की लिमिट है, राइट? एंड फर्दर जहां पर रिकोर्स फैक्टरिंग दी जा रही है, बैंक के द्वारा लोन दिया जा रहा है, व्हेन असाइनर जो है वो एमएसएमई है, वो भी एलिजिबल है। अगर फैक्टरिंग की जा रही है ट्रेड्स के थ्रू, वो भी एलिजिबल है। अगर ऑन लेंडिंग की जा रही है एनबीएफसी के द्वारा, राइट, ऑन लेंडिंग की जा रही है, यानी कि बैंक ने लोन दिया एनबीएफसी को एंड फर्दर एनबीएफसी ने लोन दिया है एमएसएमई को, तो उसको भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन उसके केस में पर बोरोर जो लिमिट है, पर बोरोर लिमिट कैप रखा गया है। नाउ द पर बोरोर लिमिट इज 20 लाख रुपीज, 20 लाख की लिमिट है। एंड एक ओवरऑल कैप भी है, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। इस केस में ओवरऑल कैप भी है, यानी कि पर बोरो कैप तो है ही है, और ओवरऑल कैप जो है वो 5% ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है प्रीवियस ईयर, पिछले साल का, राइट? दैट्स द केस। चलो अभी चलते हैं हम फर्दर आगे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। Question number 10, it says a bank is considering a loan of rupees 60 crore to a corporation for setting up a food processing unit. तो बैंक कंसीडर कर रहा है एक लोन 60 करोड़ रुपए का दिया जाएगा कॉर्पोरेशन को, ताकि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जाए। ड्यूरिंग द ड्यू डिलीजेंस द बैंक लर्न्स दैट द सेम corporation has already taken a loan of rupees 50 crore from the other bank for the same activity. What are the priority sector lending implications for the new rupees 60 crore if the bank proceeds with the sanction? तो अगर बैंक अब सैंक्शन कर देता है लोन को, तो 60 करोड़ का जो लोन दिया जाएगा उसकी क्लासिफिकेशन किस हिसाब से की जाएगी? डेट वी नीड टू आंसर, बिकॉज बैंक, इस कॉर्पोरेशन ने पहले ही 50 करोड़ का लोन ले रखा है किसी और बैंक से। द न्यू लोन ऑफ रुपीज 60 करोड़ विल बी फुल्ली एलिजिबल फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर्पसेस। एलिजिबल होगा। ओनली 40 करोड़ द न्यू लोन विल बी एलिजिबल, सिर्फ 40 करोड़ जो है वो एलिजिबल रहेगा, एज अ टोटल बैंकिंग system cannot exceed 100 crore. The entire exposure of 110 crore from the banking system will cease to be classified under the priority sector lending for all the banks involved. The first loan of rupees 50 crore remains PSL, but the new loan of rupees 60 crore is completely ineligible. What will be the scenario? क्या सिनेरियो रहने वाला है? देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम बात करें रिलेटेड टू द एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट, राइट, तो उसको शामिल किया जाता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में। किसमें? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट माना जाता है। एंड अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मास्टर गाइडलाइंस की बात करें, तो लिमिट क्या है? 100 करोड़ रुपीज पर बोरोर की लिमिट है। अगर कोई भी अमाउंट आपका बढ़ जाता है 100 करोड़ से, तो वो एलिजिबल नहीं होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन के लिए। So that won't be eligible at all in that scenario. अब बोरोर का एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है, कॉर्पोरेशन जो है उसने बेसिकली ऑलरेडी लोन लेगा 50 करोड़ का किसी और बैंक से सेम एक्टिविटी के लिए, एंड बैंक अब प्रपोज कर रहा है 60 करोड़ के लिए, उसने बैंक को प्रपोज कर दिया 60 करोड़ का और लोन चाहिए, तो टोटल एक्सपोजर कितना हो जाएगा? 110 करोड़ का हो जाएगा। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ट्रीटमेंट की बात करें रिलेटेड टू न्यू लोन, अब आउट ऑफ दिस 110 करोड़, सिर्फ जो 100 करोड़ है सिस्टम वाइड पर बोरोर, वो क्वालिफाई कर सकता है फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब 50 करोड़ का लोन ऑलरेडी आप अवेल कर चुके हो, राइट, एंड फर्दर कंसीडर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एट द अदर बैंक ओवर देयर, राइट। अब आप सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ को क्लासिफाई कर सकते हो ना 60 करोड़ में से, पूरे के पूरे को तो ना क्लासिफाई कर दोगे। दैट इज अ वन सिनेरियो। लेकिन लेकिन आपको एक चीज यहां पर बता देना चाहता हूं कि सैंक्शन लिमिट ओवर कितनी है? 100 करोड़ रुपीस पर बोरर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन दी गई है, फर्दर बेसिकली कही गई है कि अगर आपका एग्रीगेट एक्सपोजर जो है बैंकिंग सिस्टम में वो 100 करोड़ से बढ़ जाता है, ठीक है, एक बोरर का अगर 100 करोड़ से बढ़ जाएगा, तो टोटल एक्सपोजर जो होगा, राइट, उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यानी कि जो नई सैंक्शन होगी वो पूरे के पूरे 110 करोड़ को इन एलिजिबल कर देगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन के लिए, सभी के सभी लेंडर्स को लेकर के। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड।
दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ये आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड चीज है, ठीक है। तो मैं कोई चीज ऐसे नहीं कहूंगा, आपको एग्जैक्ट जो लेटेस्ट पॉइंट्स है उनके हिसाब से कहेंगे। तो पूरा का पूरा जो एक्सपोजर है, द इंटायर एक्सपोजर ऑफ 110 करोड़, वो आपका खत्म हो जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इट्स रिलेटेड टू सीएलएम। नाउ इन द co-lending model between a bank and NBFC, the guidelines mention that arrangement should be on back-to-back basis for the loan accounts. What does this term imply about the loan origination and the account opening process? तो ये क्लासिफिकेशन क्या कहती है कि ये बैक टू बैक बेसिस क्या चीज होती है? ऑप्शन एट सेज द बैंक एंड एनबीएफसी विल ओपन लोन अकाउंट्स एंड फंड देम साइमल्टेनियसली। देखो प्रोसेस जो है वो सिक्वेंशियल होता है, साइमल्टेनियस नहीं होता। पहली चीज है, ये जो प्रोसेस होता है वो सिक्वेंशियल होता है, यानी कि एनबीएफसी के पास जाएगा, फर्दर बैंक के पास जाएगा केस, राइट। तो ये सिनेरियो होता है। तो ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है, साइमल्टेनियस प्रोसेस नहीं है। द बैंक विल फर्स्ट ओपन द लोन अकाउंट इन इट्स बुक्स एंड देन एनबीएफसी विल सब्सिक्वेंटली ओपन इट्स अकाउंट। इज इट ट्रू? नो, दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। ये रिवर्स रहेगा, यानी कि सबसे पहले एनबीएफसी ओपन करेगा फिर बैंक ओपन करेगा। सो दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। ऑप्शन सी, द लोन्स विल फर्स्ट बी ओपन बाय द एनबीएफसी एंड देन बैंक विल ओपन द लोन सब्सिक्वेंटली। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो बेसिक क्लैरिफिकेशन है रिलेटेड टू बैक बेसिस, उसका मतलब यही होता है कि सबसे पहले जो लोन होगा वो एनबीएफसी की तरह ओपन किया जाएगा, तब फिर उसके बाद जो बैंक है वो लोन अकाउंट को ओपन करेगा उसके बाद, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, a student is granted an education loan with a sanction limit of rupees 25 lakh during the study period. During the study period, a moratorium repayment is applicable, and the accrued interest causes the total outstanding amount to reach to rupees 28 lakh. For the purpose of priority sector lending achievement, how much of this outstanding loan can bank reckon? ठीक है, तो कितना अमाउंट बैंक रेकन कर सकता है उसके बारे में वी नीड टू आंसर। ओनली द ओरिजिनल सैंक्शन लिमिट। अब होता क्या है, सिनेरियो कुछ इस तरह से होता है। अब लेट्स टेक द सिनेरियो कि यहां पर है स्टूडेंट, ठीक है जी, और यहां पर है बैंक। अब बैंक ने दिया है स्टूडेंट को लोन, और ये जो कोर्स है स्टूडेंट का, लेट्स से वो कोर्स था यहां पर 3 साल का। अब उस कोर्स के बाद भी एक टाइम पीरियड होता है, मोरेटोरियम पीरियड टोटल एग्जिस्ट करता है। सो लेट मी राइट ओवर हियर नाउ। सो हियर वी आर हैविंग द स्टूडेंट, हियर वी आर हैविंग द बैंक। कोर्स पीरियड जो है वो 3 साल का है, एंड प्लस 1 ईयर यहाँ पर दिया जाता है जॉब लगने तक, यहाँ पर आफ्टर द स्टडीज, आफ्टर द कोर्स, या फिर जॉब लगने के बाद 6 महीने तक का टाइम पीरियड दिया जाता है, विच एवर इज अर्लियर, राइट। तो ये मॉरिटोरियम, दिस इज द मॉरिटोरियम पीरियड। अब ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम पीरियड या इंटरेस्ट हॉलीडे, रीपेमेंट हॉलीडे, वी कैन नॉट इंटरेस्ट हॉलीडे, रीपेमेंट हॉलीडे वी कैन से, कि जो भी इंटरेस्ट लगेगा उसको हम रेकॉर्ड कर आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट का टोटल जो लोन था यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन में 25 लाख का था, और ये मॉरिटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट लगा 3 लाख का, टोटल अमाउंट ड्यू हो गया 28 लाख का। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्लासिफिकेशन के लिए कितना अमाउंट कंसीडर किया जाएगा ये हमने बताना है। ओनली द ओरिजिनल सैंक्शन लिमिट ऑफ रुपीज 25 लाख, या फिर जीरो बिकॉज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट हैज एक्सीडेड द पीएसएल कैप, व्हाट विल बी डन, वो चीज हमने बतानी है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर गलत है, बिकॉज गाइडलाइंस एक्सप्लिसिटली अलाउ करती हैं कि आप जो इंटरेस्ट अक्रूड है उसको शामिल कर सकते हो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। दैट कैन बेसिकली अलाउ, वो बेसिकली चीज अलाउ की जाती है, राइट। ऑप्शन बी कहता है जीरो, बिकॉज आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट जो है वो तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की गाइडलाइन को ही आगे कंसीडर कर गया, वो तो उसको भी क्रॉस कर गया। अब देखो जो मैक्सिमम अमाउंट अलाउड होता है ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अंडर द एजुकेशन पर्पसेस, वो कितना है पर स्टूडेंट पर बोरोवर, जो अमाउंट है दैट इज 25 लाख रुपीज, 25 लाख तक का, ठीक है। जो सैंक्शन लिमिट है वो 25 लाख की है, ठीक है। तो ये जो चीज काफी ज्यादा एविडेंट है कि जो पर आपकी बोरोर लिमिट होती है इंडिविजुअल के लिए वो कितनी है, 25 लाख की है। एंड अगर सैंक्शन लिमिट जो है वो 25 लाख या उससे कम है, राइट, देन इवन अगर लेट्स से मॉरिटोरियम की वजह से अक्रूड इंटरेस्ट लगने की वजह से आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल माना जाएगा। क्लियर है चीज, ठीक है। अब जो पुरानी आरबीआई की गाइडलाइंस थी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की रिवीजन से पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वहां पर रूल थे, लाइक कोलिटरल से रिलेटेड रूल रहते थे, राइट, जहां पर कहा गया था कि अगर बहुत छोटा कोई एजुकेशन लोन दिया जा रहा है वो कोलिटर फ्री होगा। प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग आपकी स्कीम है, राइट, वो मैंडेट नहीं करती है कोलेटरल रिक्वायरमेंट के बारे में, राइट। वो बेसिकली इंडिविजुअल
एजुकेशन लोन के बारे में, किसी पर्पस के बारे में, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है दैट्स बेसिकली ग्रेटर देन लिमिट, अगर मोरेटोरियम की वजह से या इंटरेस्ट की वजह से है, तो उसे अलाउ किया गया है, दैट इज बीइंग अलाउड। तो इसके केस में भी जो पूरा का पूरा अमाउंट है 28 लाख रुपए का बन गया है अब, इंटरेस्ट को जोड़ करके, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया जाएगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Banks are permitted to exclude advances extended against incremental FCNR or NRE deposits from their ANBC for priority sector lending computation. However, this is subject to specific conditions related to calculation of these incremental advances. What happens if the difference in the amount of outstanding advances between the specified date is zero or negative? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। द क्वेश्चन पर्टिकुलरली सेज कि बैंक्स को परमिट किया गया है कि वो एडवांस जो दिए गए हैं अगेंस्ट द इंक्रीमेंटल एफसीआर डिपॉजिट्स, एनआरई डिपॉजिट्स, आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हो अपनी एएनबीसी की कैलकुलेशन के लिए, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए जो आप कैलकुलेशन करते हो ना, आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो एएनबीसी की कैलकुलेशन में, राइट। लेकिन यहां पर कुछ एक कंडीशंस हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, राइट। वो बेसिकली क्या है कि तब क्या होगा अगर मान लो डिफरेंस ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग एडवांसेस था, वो अगर आपका नेगेटिव हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि अगर पहले तो आप इंक्रीमेंटल के ऊपर जा रहे थे लेकिन अगर वो नेगेटिव हो गया, जीरो हो गया, फिर क्या होगा। तो ऑप्शंस देखते हैं। द बैंक कैन स्टिल एक्सक्लूड एन अमाउंट इक्वल टू इंक्रीमेंटल एफसीआर और एनआरई डिपॉजिट, तो वो तो नहीं कर सकते बिकॉज अमाउंट जो है वो तो आपके पास डिक्रीमेंटल हो रहा है, वो तो आपके पास यहाँ तो डिक्रीज हो गया, या जीरो है डिफरेंस, इंक्रीमेंटल तो है ही नहीं, तो उसको कैसे एक्सक्लूड करोगे, ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, नो अमाउंट वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम एएनबीसी फॉर दिस पर्पस, फिर उसके केस में अगर आपका डिक्लाइन हो रहा है ना या नेगेटिव है, तो फिर आप एएनबीसी में से कुछ भी माइनस नहीं करोगे एएनबीसी की कैलकुलेशन के पर्पस के लिए। दैट इज व्हाट वी वांट टू से, राइट। तो ऑप्शन जो बी है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। सिंपल सा फंडा है, इन केस अगर जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट है आपके आउटस्टैंडिंग एडवांसेस का, लेट्स से, ठीक है, एंड बेस डेट के बीच में अगर वो जीरो है या नेगेटिव है, तो कोई भी अमाउंट जो आपका एलिजिबल होगा वो आपका एएनबी से रिड्यूस नहीं किया जाएगा, सो एज टू बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स, राइट। दैट्स द सिनेरियो, ओके। बिकॉज रूल ये कहता है कि बैंक्स को अलाउ किया गया है कि वो एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने एएनबीसी में से जो एडवांसेस एक्सटेंड किए गए इंडिया में आउट ऑफ द इंक्रीमेंटल एफसीआर डिपॉजिट्स, राइट, जो बेसिकली क्वालिफाई करते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम द सीआरआर एंड एसएलआर, राइट। लेकिन वो चीज जो है अब आप उसको इग्नोर कर सकते हो इन केस दैट इज जीरो और नेगेटिव। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। It says a bank purchases priority sector lending certificates in the second quarter, July to September में for a financial year to cover potential shortfall. How will this transaction impact the bank's ANBC computation? तो ये जो परचेज है, ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन होगी वो बैंक के ANBC की कैलकुलेशन को किस तरह से कैलकुलेट करेगी फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। तो किस तरह से उस चीज को ये ऑल्टर करेगी, दैट वी नीड टू आंसर। द वैल्यू ऑफ द पीएसएलसी बॉट विल बी एडेड टू द नेट बैंक क्रेडिट, तो क्या उसको नेट बैंक क्रेडिट में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये इनकरेक्ट है बिकॉज इफेक्ट इज नॉट लिमिटेड टू द क्वार्टर ऑफ द ट्रांजेक्शन, वो क्वार्टर के ऊपर नहीं होता इफेक्ट जो होता है, दैट्स बेसिकली नॉट देयर। ऑप्शन ए तो यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी, क्योंकि ये कहा गया कि सेकंड क्वार्टर में आप बेसिकली क्या करोगे, नेट बैंक क्रेडिट में ऐड कर दोगे, तो पूरे सिर्फ क्वार्टर के लिए इफेक्ट नहीं होता वो चीज। ऑप्शन बी, इट विल हैविंग नो इफेक्ट ऑन एएनबीसी, ऑप्शन बी कह रहा है कि एएनबीसी के ऊपर इफेक्ट ही नहीं होगा। देखो, एएनबीसी कंपटीशन फॉर्मूला जो होता है वो एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करता है, लेट्स से जो भी आपने आउटस्टैंडिंग पीएसएलसी परचेज किया ना वो आप एएनबीसी में शामिल करते हो, सो ये तो है ही नहीं कि इंपैक्ट नहीं होगा, इंपैक्ट तो होगा। ऑप्शन सी, द वैल्यू ऑफ द पीएसएलसी बॉट विल बी एडेड टू द नेट बैंक क्रेडिट इन ऑल सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स अंटिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जितने भी आपके फर्दर आगे क्वार्टर रहेंगे उसमें आप उस पीएसएलसी का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो ऐड करोगे। लेट्स से आपने 300 करोड़ के पीएसएलसी खरीदे हैं, तो 300 करोड़ अमाउंट आप ऐड करोगे, यू विल बी एडिंग इट अप, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, right? So that will be all related to this particular video. I hope that you must have enjoyed the content of this particular video and बहुत से क्वेश्चंस आपने समझोगे, कंसेप्ट समझोगे,
मैंने कोशिश करी है कि जस्ट बेसिक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के क्वेश्चंस कवर ना करूं एंड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके क्वेश्चंस कवर करूं, राइट? एंड इसका सेकंड पार्ट भी रहने वाला है, सो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर गो थ्रू करें। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।